प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। महाविद्यालय श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से मैं डॉक्टर सहदेव पारिक मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत। विद्यार्थियों, हम सामीरपेट जो कि श्यामाचरण दुबे के द्वारा एन इंडियन विलेज के रूप में अध्ययन का ग्राम था, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। कल तक हमने जो पूर्व का वीडियो था, उस वीडियो में हमने परंपरागत हिंदू जाति सोपान के विषय में और उससे पहले ग्राम समुदाय में जाति व्यवस्था, आंतरिक सत्ता संगठन और न्यायों के विषय में और अंतर्जातीय और अंतर ग्रामीण संगठनों के विषय में चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम सामाजिक, धार्मिक, सत्ता एवं न्यायिक संरचना के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। तो देशमुख और पंचायत दो महत्वपूर्ण शब्द हमने कल भी काम में लिए थे। और गणादि, गणादि का मतलब है गांव की धार्मिक गतिविधियों के आयोजक, और कुलम और पैदा ये है विभिन्न जातियों के मुख्य, और पैदा मनुष्य और एंटी पैदा ये है परिवार का मुख्य। देशमुख जो था वो पूरे गांव का मुख्य होता था, और यह एक वंशानुगत उपाधि है, और एक ही परिवार के वंशज इस पद पर लगभग 300 वर्षों से चले आ रहे हैं। धन, पद और सरकारी अधिकारियों से संपर्क के कारण देशमुख की स्थिति जो है वो सर्वोपरि और प्रभावशाली है। गांव के समस्त समारोह में उसे सम्मानित व्यक्ति के रूप में सम्मान दिया जाता है, और सभी प्रकार के छोटे बड़े झगड़ों के निपटारे भी उसी के द्वारा किए जाते हैं, और उसके द्वारा जो निर्णय दिया जाता है वो सर्वमान्य होता है। हालांकि ये जो सारे निर्णय जो दिए जाते हैं वो उसके स्वयं के नहीं होते हैं, उसके लिए एक पंचायत बनी होती है और उसकी वो परामर्शदात्री रहती है, और उस परामर्शदात्री से प्राप्त निर्णयों के आधार पर वो स्वयं जो निर्णय लेता है। मई 1951 में पंचायत में 27 लोग थे और 4 गांव के अधिकारी, देशमुख और तथा तीनों गणाधि। गांव में रहने वाली 17 बड़ी जातियों के मुखिया और अन्य 6 धनी एवं प्रभावशाली व्यक्ति। पंचायत के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो इस प्रकार थे। छोटे दीवानी या फौजदारी झगड़ों का निपटारा, यानी कि आपस में झगड़े और सबका सत्ता के साथ सरकार के विरुद्ध जो झगड़े वो दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के। गांव के पर्वों का कार्यक्रम तैयार करना कि गांव में कौन से सांस्कृतिक सामाजिक महोत्सव रहेंगे, इन सारे कार्यक्रमों को तैयार करना। आसपास के गांव में या सामीरपेट में जब भी किसी महामारी है या चेचक या प्लेग की आशंका हो तो धार्मिक पूजा पाठ की तिथि निर्धारित करना और संस्कारों को संपन्न करना या करवाना, और सार्वजनिक कार्यों के लिए प्रत्येक परिवार से लिए जाने वाले चंदे की राशि तय करना, यानी कि सार्वजनिक विकास के लिए प्रत्येक परिवार से कितना कर के रूप में या चंदे के रूप में राशि प्राप्त की जाएगी, इसका निर्धारण भी उसके द्वारा किया जाता था। और यदि सरकार से वित्तीय सहायता लेनी है तो उस विषय पर और उसकी संभावनाओं पर विचार करके और योजनाबद्ध तरीके से काम करना। किसी सरकारी अफसर के विरुद्ध आगे शिकायत किए जाने से पूर्व मामले पर विचार करना, और परिवार की नई शक्तियों ने गांव में कई ग्रहों को भी जन्म दे दिया है, और इसलिए पंचायत में अब सर्वसम्मति के बजाय बहुमत से निर्णय लेना पड़ता है। अपेक्षाकृत धनी व्यक्ति की पंचायत
जो व्यक्ति धनाढ्य होते हैं या धन संपदा से संपन्न होते हैं, वे कई बार क्या है, पंचायत के निर्णयों को मानने में आनाकानी करते हैं। इस समय सबसे पंचायत की सत्ता जो हो थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है और पंचायत में सभी जातियों और मुसलमानों के मुखिया रहते हैं और ये मुखिया लोग अपनी जातियों का ही पंचायत प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि देश और प्रादेशिक स्तर पर भी पंचायत में अपने गांव की ओर से एक प्रतिनिधित्व करते हैं। जाति मुखिया का पद जो है वो वंशानुगत रहता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक ही परिवार का जो इस पर अधिकार है और लगभग 300 वर्षों से वो परिवार चला आ रहा है। शामीरपेट जो है वो उसमें पारिवारिक संरचना पितृवंशीय और पितृस्थानीय है। संयुक्त परिवार आदर्श तो माने जाते हैं, परंतु विवाह के बाद पिता से अलग रहने की और पिता की मृत्यु के बाद भाई से अलग रहने की प्रवृत्ति जो पाई जाती है। वंशानुगत जो परिवार का सबसे बड़ा पुरुष परिवार का मुखिया गिना जाता है और उससे यह आशा की जाती है कि वह अपने पुत्रों और भाइयों के बीच भेदभाव नहीं करेगा, ऐसी आशा की जाती है और वह परिवार के सभी सदस्यों का नियंत्रक और नियामक है और इसलिए उसके कर्तव्यों के लिए जाति और गांव की पंचायत में उसी को जवाबदेही तय होती है, उसी को ही जवाबदेही करनी पड़ती है और यह बहुत कुछ जो है वो व्यक्ति और व्यक्तित्व के और उसके चरित्र पर निर्भर करता है। अनुत्तरदायी मुखिया परिवार पर एक भार की तरह हो जाता है और परिवार के सदस्यों में सम्मान उसका वो नहीं रहता है जो रहना चाहिए और गांव वाले भी उन्हीं का साथ देते हैं। जहाँ तक गांव की सरकारी और अर्ध सरकारी इकाई की संरचना का प्रश्न है, उसे हम जो PDF में जो सारणी हमने दी है आपको, उसको देख करके तय कर सकते हैं। जैसे देशमुख और थानेदार के विषय में जो आपको बताया है, अलग अलग दोनों में तालरी है, कावलकर है, तालरी है, मजकुरी है, निरुदी है, बैगरी, येटी, वाडला और कमरी, कुमारी, साकली, मंगली, आसुला, डापू कौम, ये जो 14 है वो गांव के सेवक हैं। देशमुख राजस्व प्रमुख भी है और पुलिस प्रमुख भी है और वस्तुतः उसके ये दोनों कार्य उनके प्रतिनिधि करते हैं। खुद नहीं करता है, नाम उसी का रहता है, लेकिन उसके प्रतिनिधियों के द्वारा ये कार्य संपन्न किए जाते हैं। इस कार्य के लिए गांव के कुल वार्षिक जो लगान इकट्ठा होता है उसका 5% उसको इस एवज में मिलता है और उसे राज्य द्वारा 210 एकड़ लगान माफी भूमि मिली है, यानी कि उसे सरकार के द्वारा 210 एकड़ ऐसी ज़मीन दी गई है जिसके ऊपर लगान बिल्कुल निःशुल्क है, लगान नहीं लगता है या लगान की माफ़ी है और सालाना जो कर इकट्ठा होता है उसका 5% उसको प्राप्त होता है। उसके हिस्से का 5% घट के फिर बाकी राजकोष में जमा करवाया जाता है। वह न केवल लगान वसूल करने का कार्य करता है बल्कि पुलिस को गांव में होने वाले अपराधों और बदमाशों की सूचना भी देता है, यानी कि राज्य और जनता के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करता है। गांव के बाहर से आने वाले व्यक्तियों की या संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर वो नज़र रखता है और गांव में हुए जन्म और मृत्यु का जो रिकॉर्ड संधारण है वो भी वही करता है और पुलिस अधिकारियों के पास शक्ति और प्रतिष्ठा होती है, इसलिए लोग उनसे डरते हैं। पटवारी, राजस्व और भूमि रिकॉर्ड, 3 चीज़ें, पटवारी, राजस्व और भूमि रिकॉर्ड का निम्न पदेन अधिकारी होने के नाते गांव की राजनीति में भी उसका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है।
और उसके बारे में आमतौर पर यह राय है कि रिश्वत मिलने पर ये क्या क्या नहीं करते, यानी कि 2 रुपये रिश्वत के यदि मिले तो उस पर पैसे दे दो तो ये सिद्ध कर देंगे कि उनका खुद का बाप भी दोगुला था। ऐसा मतलब रिश्वत के चलन को यहाँ पर इस बात के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया। शामीरपेट में जो पटवारी जो थे वो सरकार से वेतन नहीं लेते थे और ना उनके पास लगान माफी की कोई भूमि थी। भूमि लगान का जो कुछ प्रतिशत है सरकार ने उसके पारिश्रमिक के रूप में उसे निश्चित कर रखा है, बांध रखा है। यानी कि भूमि लगान का जो प्रतिशत है वो सरकार ने उसके एक निश्चित परसेंटेज उसको दे रखा है कि आप इसमें से इतना रख सकते हैं। मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भागों की जाति जहाँ के गांवों में भी कई कामगार होते हैं, उनके 2 प्रकार के कार्य होते हैं। एक तो रोजमर्रा के जीवन से संबंधित कार्य और दूसरा दूसरे गांव के दौरे पर आने वाले सरकारी अफसरों की आवभगत और सेवा संबंधी कार्य। यानी कि जब भी किसी गांव के जो रोजमर्रा जीवन है वो तो करने ही करने, और दूसरे गांव से या दूसरी जगह से अधिकारी जब गांव के दौरे पे आते हैं, विजिट पे आते हैं, तो उनके विजिट की देखभाल मतलब सारी व्यवस्था करना और उनका सेवा शुश्रूषा जो भी है वो सारे काम इन्हीं पे हैं। शामीरपेट के 14 कामगारों में से केवल 6 लोग 4 पदों पर लगे हुए हैं। वो मैंने आपको बताया था पहले, जो कावलकर, तालरी, मजकुरी, निरुदी, बैगरी, येटी, वाडला, कुमरी, कमरी, कुमारी, साकली, मंगली, वासुला, डापू और कोमो, ये जो 14 हमने पहले बताए थे आपको वही। और इन्हें 3 रुपये मासिक तनख्वाह मिलती है और शेष को अंशकालिक राजकीय सेवा के लिए लगान माफ भूमि के छोटे छोटे टुकड़े मिले हुए, यानी कि छोटे छोटे काश्त करने के हिसाब से भूमि उनको दी गई थी कि आप इस पे करें और आपका कोई कर इस पे नहीं लगा है। और सरकारी अफसर भी जब अपनी सेवा से खुश हो जाते थे इनको कुछ छोटी मोटी बख्शीश दे देते थे। और जब फसलें कटती थी, खलिहान निकलते थे, तब ये किसानों से भी अपना छोटा मोटा हक जो है वो मांग लेते थे। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही, और आगामी वीडियो में हम नेक्स्ट किसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।